और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दिन भर ज्ञानव्यापी के बारे में आप सुनते रहे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञानव्यापी में मिला क्या है। जी हां, सर्वे हो गया, लेकिन सर्वे से क्या क्या निकला और क्या क्या मिला, सर्वे किस चीज का हुआ, ये आपको बताएंगे। फुल स्क्रीन जरा फास्ट विजुअल डालिए आप। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सर्वे की टीम जो पहुंची है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सर्वे टीम पहुंची सुबह 8 बजे से पहले और उसके बाद सर्वे की शुरुआत हुई और सर्वे जिस जगह पर हुआ वो मैं दिखा रहा हूं। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कहां कहां सर्वे हो गया, उसके बाद तफसील से आपको बताऊंगा तहखाने में क्या मिला, गुंबद में क्या मिला और इसके अलावा परिसर में क्या मिला। लेकिन पहले ये ज्ञानव्यापी में दूसरे दिन सर्वे हुआ, इसके साथ ही इसे मूव करेंगे करीब 4 घंटे तक। जी हां, 8 से 12 4 घंटे सर्वे चला। सुबह 8 बजे ही टीम पहुंच गई थी। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ पूरी टीम मौजूद थी वहां। 2 दिन में 8 घंटे सर्वे हो गया है। 8 घंटे सर्वे हो गया है। ज्ञानव्यापी में फर्स्ट फ्लोर का सर्वे हुआ, पहली मंजिल का सर्वे हुआ है। बड़ी बात यह है, यह वही पहली मंजिल है जिस पर नमाज पढ़ी जाती है, उसका सर्वे हुआ। इसे मूव करेंगे आगे। पहली मंजिल पर ही नमाज होती है। 5वें तहखाने तक पहुंची है सर्वे टीम। और 5वां तहखाना कहां से आ गया ये बताएंगे। मस्जिद के गुंबद की भी वीडियोग्राफी की गई। ऊपर जो आपको गुंबद नजर आ रहे हैं, इनकी भी वीडियोग्राफी की गई। क्या मिला ये बताऊंगा। पश्चिमी दीवारों का भी सर्वे किया गया। वेस्टर्न वॉल, ये जो आप मस्जिद के पीछे जो दीवार देख रहे हैं जो तस्वीरों में ग्राफिक्स के जरिए, इस दीवार का भी सर्वे हुआ। मस्जिद के पास तालाब बताया जाता है, उसका भी सर्वे किया गया। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। करीब 80% सर्वे का काम पूरा हो गया है, यह बताया जा रहा है। दूसरे दिन सुरक्षा आज बहुत ज्यादा थी। कल आपको बताऊं 10 लेयर सुरक्षा थी, तो आज 12 लेयर सुरक्षा व्यवस्था थी। 500 मीटर में सब कुछ बंद। विशेष लाइट और कैमरे की भी व्यवस्था की गई थी बाकायदा। पहले दिन 50% तक सर्वे हुआ था, आपको याद होगा। दोनों पक्षों ने सर्वे पर संतुष्टि जताई है और अब लगभग 80% सर्वे हो चुका है। आइए अब आपको बताता हूं, सुनवाता हूं, जो टीम सर्वे करने गई थी, वो टीम जब सर्वे करके लौटी तो उन्होंने क्या बताया वो सुनिए जरा। सर्वे में काफी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है और एडवोकेट विवेक सिंह की अध्यक्षता में सर्वे का संपूर्ण हुआ है आज के दिन का। और मुझे लगता है कल जो है सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे। हाँ, 80% काम हम कह सकते हैं पूरा हो गया। थोड़ा सा काम बचा है, उसके लिए कल 1.5 से 2 घंटे के समय में वो फिनिश हो जाएगा। अब दुनिया जो है वो पुराणों से नहीं चलती है, हदीसों से नहीं चलती है। चलेगी तो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट जो लॉ बना हुआ है उसके अनुसार चलेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए कहा है, उनके आदेश का सम्मान करें सर्वेक्षण, लेकिन उसके साथ साथ 1991 का एक्ट भी देखना होगा। हमें लगता है कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की नजीर न होने की वजह से ऑनरेबल लोअर कोर्ट को कुछ कंफ्यूजन हुआ है। कमीशन का कार्य हुआ बहुत तेजी से हुआ, परंतु अभी भी कुछ कार्य है जो किया जाना बाकी है, जो ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं। उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियोग्राफी की कुछ करवाई जानी है। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में ने जो बाबरी और रामलला पे वर्डिक्ट दिया था उसका एक छोटा सा सार पढ़ दूं। अयोध्या विवाद पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल विशेष उपबंध 1991 को संविधान के परत निरपेक्षता से जोड़ के देखा था और कहा था कि फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी धार्मिक स्थल का विवाद किसी पहले अदालत में चल रहा है तब भी उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा। कमीशन हो गया है। एहतियात के तौर पर कल एक तारीख निर्धारित कर दिया, क्योंकि कल का समय बचा हुआ है कि अब आप लोग आके ध्यान दिलाइए कि जो छूटा है वो भी हो जाए कंप्लीट। बस मतलब माना जाए कि सर्वे लगभग कंप्लीट है। अब जो भी कहना है वो लोग कह सकते हैं। हम लोग तो न्यायालय के अधीन है, न्यायालय में हम लोगों ने दे दिया है। आगे भी जो सर्वे होगा न्यायालय को दे दिया जाएगा। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सर्वे भी बहुत अच्छा। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं आखिर किस चीज का सर्वे हुआ, किस किस जगह का सर्वे हुआ, ये आपको बताता हूं। ये देखिए 6 जगह आपको दिखाई दे रही, नजदीक से दिखाइए जरा प्लीज। 6 जगह आपको दिखाई दे रही है। मस्जिद परिसर, गुंबद, तालाब, नंदी, तहखाना और पश्चिमी दीवार, ये 6 जगह आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कहां क्या मिला है। मस्जिद परिसर, सबसे पहले मस्जिद परिसर से शुरुआत हुई। यह है मस्जिद का परिसर, यह अंदर की तस्वीरें, पिलर जो आप देख रहे हैं, यह परिसर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले टीम इसी परिसर के अंदर पहुंची। तो आइए आपको बताता हूं कि परिसर में जाने के बाद टीम को आखिर क्या दिखा, कैसे सर्वे की शुरुआत हुई, देखिए जरा। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि टीम पहुंची इस फ्लोर पर। जाने के पीछे वजह क्या थी, ये जो आप देख रहे हैं। नमाज वाली जगह का सर्वे हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं।
नमाज वाली जगह पहली मंजिल पर नमाज पढ़ने की जगह है। नीचे नमाज नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ एक जगह है फर्स्ट फ्लोर पर, वहां नमाज पढ़ी जाती है। बरामदे के खंबे जो वहां लगे थे उनकी वीडियोग्राफी की गई। दीवार पर बनी जो आकृतियां थी जो मैंने अभी आपको दिखाया तस्वीरों में, उनकी फोटोग्राफी हुई, उनकी वीडियोग्राफी हुई। दावा है कि यहां जो है ज्ञानवापी मंडप हुआ करता था जहां अब नमाज पढ़ी जाती है। मान्यता यह है कि ग्वालियर की रानी ने इस ज्ञानवापी मंडप को बनवाया था। मंदिर का चबूतरा 7 फीट ऊंचा होने का दावा किया जाता है और चौकोर मंदिर का हर साइड 124 फीट लंबा था। इसके साथ ही मंदिर के शिखर की ऊंचाई 64 फीट थी। मंडपों के शिखर की ऊंचाई 48 फीट थी। यह अंदर का दायरा मैं आपको बता रहा हूं। मंडपों में कई छोटे मंदिर बने होने का भी दावा किया जाता है, जिसे बाद में मस्जिद परिसर में इस मंडप को बदल दिया गया। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरा कौन सी वो जगह थी जिसमें सर्वे हुआ। ये देख रहे हैं आप, दूसरा था गुंबद। उसके बाद टीम गुंबद में पहुंची, वो दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं गुंबद, इसे कहते हैं गुंबद। ऊपर कैसे पहुंची टीम में मैं आपको यह बताऊंगा। टीम ने यहां आकर गुंबद के अंदर, और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसकी फोटोग्राफी की है। इस गुंबद की तस्वीरें उतारी गई, वीडियोग्राफी, और इसमें जो नक्काशी की गई है उसे वीडियो कैमरे में कैद किया गया। तो देखिए, गुंबद पर पहुंचना वही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गुंबद तक जाने की सीढ़ी नहीं थी। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। गुंबद का सर्वे करने पहुंची टीम और छोटे दरवाजे से, दरअसल गुंबद पे जाने का जो रास्ता था वो बहुत छोटा दरवाजा था, लगभग 3-3.5 फीट ऊंचा ही वो दरवाजा था। उससे घुसकर पहुंचे। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर यह दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे की ऊंचाई जैसा मैंने बताया सिर्फ 3 फीट है। दरवाजे पर लगे ताले को खोला गया और गुंबद पर पहुंचकर टीम ने सर्वे शुरू किया। गुंबद पर क्या हुआ, जो नक्काशी थी उस नक्काशी की वीडियोग्राफी की गई। ऊपर संगमरमर की दीवार थी, बताया जाता है, जिसे सफेद रंग से व्हाइट वॉश कर दिया गया, पोत दिया गया। पुताई को लेकर हिंदू पक्ष दरअसल नाराज है और पुताई कर कुछ छिपाने का उन्होंने अंदेशा जताया है कि आखिर गुंबद पर पुताई क्यों की गई, किस मंशा से। दावा यह है कि गुंबद मंदिर की दीवार पर बने हैं, जो मंदिर की दीवार है उस पर गुंबद बना दिए गए। यह गुंबद को लेकर दावा है। लेकिन आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं अगली कौन सी जगह है जिस पर सर्वे हुआ। गुंबद के बाद मंदिर परिसर, गुंबद के बाद तालाब। अब ये तालाब कहां से आ गया, तो मैं आपको बताऊं, यहीं पर इसी जगह पर अंदर तालाब भी मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे एकाएक तालाब कहां से आ गया। कहा गया वो तालाब था, वो वजू खाना था, वो क्या था, लेकिन उसका सर्वे हुआ और उस सर्वे के दौरान हुआ क्या, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, हुआ यह कि टीम पहुंची, कुछ इस तरह का तालाब था। तालाब के सर्वे के दौरान एक विवाद हो गया। तालाब में भरा था पानी, वजूखाने के पास ही कहा जा रहा है ये तालाब है। हिंदू पक्ष ने तालाब से पानी निकालने की मांग की। जो पानी भरा हुआ है इसे निकाला जाए और पानी निकालकर जो तालाब की सतह है, इस सतह की वीडियोग्राफी की जाए। हो सकता है सतह पर कुछ आकृति हो, कुछ कलाकृति ऐसी बनी हो, कुछ ऐसा आर्किटेक्ट हो जिसकी तस्वीर लेनी जरूरी हो। मस्जिद कमेटी ने इसका विरोध किया कि इसका पानी सारा कैसे निकाला जाएगा। दोनों पक्ष इस बात पर आमने सामने भी आए कुछ वक्त के लिए। तालाब के आसपास की उसके बाद वीडियोग्राफी की गई। इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि पानी निकालकर तालाब का सर्वे हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, अगला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इसके बाद सर्वे आगे दूसरी जगह कहां पर हुआ, नंदी, जिसका बार बार आप जिक्र सुन रहे हैं। यह है नंदी। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां आई उसके बाद टीम इस नंदी के पास पहुंची और उसके बाद इस नंदी की वीडियोग्राफी की गई। यहां बहुत सफाई नहीं थी, इसलिए सफाई कर्मियों को बुलाकर इस जगह को भी साफ किया गया। उसके बाद इसकी वीडियोग्राफी की गई। तो नंदी का सर्वे क्यों किया गया, यह मैं आपको दिखाता हूं। नंदी का सर्वे करने के पीछे वजह यह है कि बार बार यह दावा किया जा रहा है कि नंदी के रुख को लेकर, नंदी का रुख जिस तरफ है उसी तरफ शिवलिंग होता है। यह आप देख रहे हैं नंदी। दरअसल नंदी महाराज का सर्वे हुआ आज और नंदी की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार दिशा को लेकर हर डिबेट में बात की जा रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ दरअसल इसका मुख है। नंदी का जो रुख है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ है। शिवलिंग की तरफ इसका मुख होता है। नंदी के सामने के तहखाने को लेकर दावा किया गया। मस्जिद में असली शिवलिंग का दावा किया गया है। पन्ना पत्थर से बना है विशालकाय शिवलिंग, यह कहा गया। और शिवलिंग का जो रंग है हरा होने का दावा किया गया है। और
ये वही शिवलिंग है जिसे लेकर कहा जाता है कि पुजारी कुएं में कूद गए थे। इसके बाद सर्वे हुआ अगली किस चीज का, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मस्जिद परिसर, गुंबद, तालाब, नंदी के बाद तहखाने की बारी आती। कल 4 तहखाने थे, एक और तहखाना कहां से आ गया ये आपको बताऊंगा। ये तहखाने को उतरने वाली सीढ़ियां हैं। पहले बहुत से लोग कहते हैं पहले खुले रहते थे, यहां लोग आते जाते थे, बच्चे भी खेलने आया करते थे, लेकिन अब सब बंद है। तो आखिर तहखाने में हुआ क्या, तहखाने में मिला क्या, ये मैं आपको बताता हूं कि तहखाने के सर्वे के बाद देखिए तहखाने तक कैसे पहुंचे और ये 5वां तहखाना निकल कहां से आया। हुआ यह कि ज्ञानवापी के 5वें तहखाने का भी सर्वे हुआ। तहखाना जंजीरों और तालों से जड़ा हुआ था, ऐसा कहा गया। ताले तोड़ने के लिए बाकायदा कारीगर आए थे और इंतजामिया कमेटी ने इसकी चाबियां दी। साथ ही साथ तहखाने के अंदर काफी मलबा था। इंपॉर्टेंट बात यह है जो सुबह से मैं बता रहा हूं कि तहखाने में मलबा था, यह बताया गया। तहखाने की उसके बाद सफाई कराई गई और अंदर घुसने से पहले वजू किया गया, यह भी खबर है। टॉर्च और हेलोजन लाइट के जरिए तहखाने का सर्वे हुआ। तहखाने में मंदिर के अवशेष होने का दावा किया गया है। मान्यता है कि तहखाने में अनगिनत मंदिर हैं और औरंगजेब पर मंदिर तोड़ने का आरोप भी लगा है। तहखाने में शिवलिंग होने का भी दावा किया गया है। मान्यता है कि पन्ना पत्थर का यह शिवलिंग बना हुआ है। दावा यह है कि महंत शिवलिंग को लेकर कूप में कूद गए थे, यह दावा किया जाता है। और इतना ही नहीं, एक और छठी और चीज थी जिसका सर्वे हुआ, वो कौन सी थी ये आपको बताता हूं। देखिए 5 चीजें मैंने बता दी तहखाने तक, अब बचती है पश्चिमी दीवार। तो पश्चिमी दीवार आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। पश्चिमी दीवार, ये पीछे की तरफ की पश्चिमी दीवार है, इसके अंदर की तरफ की पश्चिमी दीवार है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बैक साइड पश्चिमी दीवार है। यहां जो आकृतियां बनी हुई हैं इन सब की वीडियोग्राफी की गई है। तो आइए पश्चिमी दीवार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पश्चिमी दीवार में क्या क्या नजर आता है, किस किस चीज की फोटोग्राफ खींची गई, ये सारी चीजें अब सर्वे का हिस्सा है, यानी एक रिकॉर्डेड प्रूफ है ये कह सकते हैं आप। ज्ञानव्यापी मस्जिद के पीछे पश्चिमी दीवार है जो आपको नजर आ रही है इसी तरह की, और पश्चिमी दीवार पर मंदिरों की तरह आकृतियां बनी हुई हैं। घंटी है, कलश है और यह आकृति बनी है। स्वास्तिक और त्रिशूल के भी चिन्ह है, यह दावा किया जाता है। साथ ही साथ बनावट और शैली का आकलन किया गया है। पश्चिमी दीवार की भी वीडियोग्राफी की गई है। पश्चिमी दीवार पर एक दरवाजा भी है, ऐसा बताया जाता है। बाकी दरवाजों में यह छोटा दरवाजा है। आज मुस्लिम पक्ष ने इस दरवाजे को खोला और ताला खोलकर सर्वे किया गया पश्चिमी दीवार का। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। आपने देख लिया कि सर्वे किस चीज का हुआ। इस सर्वे में मुस्लिम पक्ष भी मौजूद था और हिंदू पक्ष भी मौजूद था। दोनों क्या कह रहे हैं आज के सर्वे पर, मुस्लिम पक्ष को भी सुनिए और मंदिर पक्ष को भी सुनिए। कुछ नहीं देखा, कह तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, कुछ नहीं देखा। अरे जाने दीजिए, मान्यवा हो गया ना, कितना आप लोग लेंगे। कल होगी, आज कंप्लेंट नहीं हुआ, कल भी होगी। अरे कल भी होगी भी, कह रहा हूँ कल भी होगी। बस वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, फोटो हुआ और उसमें पक्ष विपक्ष सरकार के तरफ से भी थे। तमाम लोग अधिकारी कर्मचारी ने सहयोग किया है। कार्रवाई लगातार चलती रही, निर्भीकता पर चलती रही। 5 घंटे कार्रवाई नहीं हुई है। हम चले गए बाबा का दर्शन करने। कल 1.5 घंटे हाँ कल भी होगा। परसेंटेज लगभग हम लोग पर है, समापन की ओर जी। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ सर्वे से संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। वो गलत कह रहे, गलत सर्वे के बारे में कोर्ट में नहीं बताया जा सकता। कितना प्रतिशत बाकी है अभी? काम क्या बाकी है? दोनों पक्षों की तरफ से संतुष्टि है, अभी तक संतुष्ट है, संतुष्ट है। विरोध नहीं हुआ आज कोई? एकदम सामान्य तौर पर कमीशन किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आइए अब आपको बताता हूं और क्या क्या मिला है। तहखाने में सुरंग मिलने का एक दावा किया गया। हकीकत क्या है ये सर्वे की टीम बेहतर जानती है। तहखाने में पत्थर और मलबा भी मौजूद है। 7 से 8 फीट ढेर है मलबे का, यह बताया जा रहा है। मलबे को छान कर रखा जाएगा, यानी मलबे का सैंपल भी लिया गया। मलबा हॉल में डालने की बात है, ये सोर्सेज हैं। और मलबे में मूर्तियों के अवशेष हो सकते हैं, इसलिए मलबे को छान कर रखा गया है सैंपल के तौर पर। तहखाने में एक चुनी हुई दीवार भी मिली है, यह भी दावा किया जा रहा है। चुनी हुई दीवार के पीछे क्या है, यह सबसे बड़ी बात है।
चुनी हुई दीवार को तोड़ा नहीं गया है। उसकी इजाजत नहीं थी सर्वे टीम को, उन्हें सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने की इजाजत थी। सर्वे के दौरान कई कलाकृतियां भी मिली हैं, 15वीं शताब्दी से भी पुरानी कलाकृतियां हैं ये जो मिली है। तालाब के पास सर्वे में खंडित मूर्तियां भी मिली है। दावा किया गया दीवारों पर सफेद सीमेंट दिखने की बात कही गई है। सर्वे टीम ने किसी बात की पुष्टि नहीं की है। ऑफिशियली उन्हें अधिकार नहीं है ऑन कैमरा बोलने की। और आइए मैं आपको सुनवाता हूं सर्वे। पूरा दिन लोग टेलीविजन पर पिछले कई दिन से देख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं देश के इस सर्वे पर, वो सुनिए जरा। प्रसन्नता की बात है, आज हमारे जो मंदिर है उसका भग्नावशेष के माध्यम से ये सच सामने आएगा कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये आज तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट हैं जैसे गुंबज का हुआ या ऊपरी हिस्सा, उसमें सर्वे में टाइम नहीं लगता। जो नीचे तालाब है या जो एक तहखाना, तालाब कैसा है जिस तालाब की बात हो रही है, वो एक मंदिर में प्राचीन तालाब है जहाँ पे कि मुसलमान भाई लोग जाते हैं तो वजू करते हैं नमाज से पहले, और एक तहखाना अभी मौजूद है अंदर, तो उसको भी वो उसका वीडियोग्राफी कराएंगे तो उसमें भी टाइम लग सकता है। अब ये सर्वे जो है अब वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, न्यायालय का डिसीजन है। अब सर्वे आने के बाद ही मालूम चलेगा क्या सही है क्या गलत है। हाँ जी, अभी जो ये मस्जिद जो बनाई थी उसके नीचे में जो हमारे मंदिर के जो कुछ तथ्य थे जो वहाँ पे थे, जो दबा हुआ था, उसी को निकालने का प्रयास कर रही है सरकार। उसमें देख रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जो चीज अपनी है वो अपनी ही रहेगी, और जो जिसकी थी वो अपने पास वापस घूम के बाबा ने वापस हम लोग को दे दिया है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ मंदिर का जो है अवशेष जो है, पीछे पूरी दीवार है। वीडियोग्राफी एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन जो दार्शनिक रूप से प्रमाण है वो स्पष्ट दिख रहा है। तो सर्वे आज का पूरा हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं सर्वे अभी कितना बाकी है। 20% सर्वे अभी होना बाकी है, 80% काम आज पूरा हो गया है। तो क्या क्या सर्वे अभी बाकी है ये आपको बताता हूं। अभी सर्वे में जो काम बचा हुआ है, ये ज्ञानव्यापी आ गई, दूसरे दिन भी सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। माना जा रहा था कि आज सर्वे हो जाएगा, अभी 80%, 80% काम सर्वे का पूरा हो गया है। दूसरे दिन सर्वे में मलबा मिला है, मलबे को पूरी तरह से साफ करना बहुत जरूरी है, और मलबा साफ करने के लिए बाकायदा 20 सफाई कर्मी भी आज बुलाए गए। परिसर में व्यास जी के कमरे होने का भी दावा किया गया कि इस परिसर में व्यास जी का कमरा था। व्यास जी ज्ञानव्यापी से काशी विश्वनाथ से बाती लेकर जाया करते थे, पहले हर दिन कमरे में जाते थे व्यास जी, यह भी दावा किया जाता है। और 1993 से बंद है व्यास जी का कमरा, और ये तहखाने भी तब से बंद है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं इस पर क्या कह रहे हैं सियासतदान, क्योंकि ज्ञानव्यापी पर सर्वे जारी है। गिरिराज सिंह, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। सुनिए जरा। नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर, ये आक्रांता थे। आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा दिया। कुछ लोग जो ज्ञानवापी के नाम पर हमेशा संविधान पापी बनने का प्रयास करते हैं, वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए फिर से एक बार भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वोट बैंक को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय में जो सर्वे की रिपोर्ट जाएगी उससे दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। सर्वे होना चाहिए, जो भी सही तथ्य हैं वो समाज के, देश के सामने आने चाहिए। जो सदियों से जो चीजें छुपाई गई हैं उनसे पर्दा हटना चाहिए। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि कल क्या होगा। सोमवार को भी ज्ञानव्यापी का सर्वे होगा। सुबह 8 बजे आज की तरह टीम पहुंच जाएगी, और उसके बाद सभी पक्ष के सदस्य वहां मौजूद रहेंगे। सुबह 8 से 10 बजे तक माना जा रहा है 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। कल भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी। करीब 2 घंटे का सर्वे बाकी है। कल सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और जल्दी पूरा हो जाएगा। 17 मई को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो कल संभवतः ये टीम जो है ये रिपोर्ट तैयार कर लेगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं जिला अधिकारी जो डीएम है वाराणसी के, कौशल राज शर्मा, वो क्या कह रहे हैं।
कमीशन के द्वारा आज के कमीशन की कार्रवाई के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि ये कार्रवाई सोमवार को भी चालू रहेगी। सभी पक्षकारों को उनके द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2 दिन जो कमीशन का कार्य हुआ बहुत तेज़ी से हुआ, परंतु अभी भी कुछ कार्य है जो किया जाना बाकी है, जो ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं। उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियोग्राफी की कुछ करवाई जानी है। उसके लिए सभी पक्षकारों को बुलाया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ जाने वाले हैं कल। जी हां, लखनऊ में बैठक होगी और दिल्ली पर नजर है। क्यों? क्योंकि बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे। और आपको बताऊं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे ये आगे आपको बताऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री का जो दौरा है उस दौरे को मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी की टीम के साथ भी बैठेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा किस तरह दिल्ली टू लखनऊ है। दिल्ली से सीधे पीएम कुशीनगर पहुंचेंगे। कुशीनगर से बुद्ध की नगरी है, कुशीनगर से लुंबिनी जाएंगे। लुंबिनी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और उसके बाद लुंबिनी से वापस कुशीनगर आएंगे और फिर कुशीनगर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आएंगे। और लखनऊ आने के बाद यहां प्रधानमंत्री मोदी टीम योगी के साथ बैठक करने वाले हैं। यानी योगी आदित्यनाथ के सभी मंत्री मौजूद होंगे, खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सामने कुछ इस तरह से, देखिए, योगी की टीम को गुरु मंत्र देंगे प्रधानमंत्री मोदी। योगी के मंत्रियों के साथ सीधा संवाद करेंगे पीएम मोदी। सभी मंत्रियों को लखनऊ में रुकने के लिए कहा गया है। उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ लखनऊ में रहने का फरमान है कि कोविड टेस्ट भी करा लें। मंत्रियों को सरकार, संगठन और चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी मंत्र देंगे। बताएंगे कि जनता की अपेक्षाओं पर कैसे खरा उतरना, उनकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरना है। 2022 की कामयाबी को 2024 में कैसे दोहराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी बैठक पहले कभी नहीं की है। पहली बार योगी के मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। किसी राज्य के मंत्रियों को एक साथ संबोधित इससे पहले नहीं किया है। 16 मई यानी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ में सीएम योगी के साथ डिनर भी करेंगे। जी हां, योगी आदित्यनाथ के साथ उनका डिनर का कार्यक्रम है। एसपीजी की टीम ने भी सुरक्षा और प्रोटोकॉल का जायजा ले लिया है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, बेशक सियासत अपनी जगह है, 2024 के चुनाव है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो केमिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कोई बीजेपी शासित राज्य है जहां पीएम ने वहां के सभी मंत्रियों को एक साथ बिठाकर औपचारिक संवाद किया हो। लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी का किसी मुख्यमंत्री के कंधे पर इस तरह से हाथ रखकर टहलते हुए आपने शायद ही पहले देखा हो। यह जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कहती है, बोलती है। यह तस्वीर मोदी और योगी की सियासी केमिस्ट्री की गहराई बयां करती है। यह तस्वीरें बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी के बढ़ते कद और सियासी कद जो उनका बढ़ रहा है उसके संकेत देती है और विरोधी दलों को भी संभावित बड़े खतरे का एहसास कराती है। दरअसल यह पीएम मोदी का अपने सीएम पर भरोसा है, उसका इजहार है। और यही वजह है कि अपने बिजी कार्यक्रम से कुछ वक्त निकालकर मोदी नेपाल से सीधे दिल्ली नहीं लौट रहे हैं बल्कि लखनऊ जा रहे हैं ताकि वो योगी और उनकी टीम को गुरु मंत्र दे सकें, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रेरित कर सकें और आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है इसकी बारीकियों को समझा जा सके। दरअसल दुनिया जानती है कि जब जब मोदी ने योगी पर विश्वास किया है तब तब योगी ने डिलीवरी दी है और ये डिलीवर किया है। बड़ी चीज ये है, करके दिखाया है, जीत के दिखाया है। योगी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे साबित भी किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जबरदस्त जीत के साथ वापसी ने पीएम के भरोसे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। चुनावी रैलियों के दौरान मोदी का भरोसा भी साफ देखने को मिलता है जब वो बार बार चुनावी रैलियों में कहते हैं आएंगे तो योगी ही। सुनिए जरा। यूपी में लड़ाई इस बात की नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। पूरा यूपी जानता है, पूरा देश जानता है कि आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो
योगी ही। आज भी आपका जोश बता रहा है एकजुट होकर आप सही फैसला लेने को तैयार हैं। इसलिए यूपी ने ही जिस मिजाज से यूपी में मैं देख रहा हूं, यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दोबारा सत्ता में काबिज होने के बाद उनके एक्शन ने भी पीएम के भरोसे को और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर पर अपने आदेश को सख्ती से लागू कराया। एक भी दंगाई धार्मिक जुलूस पर पत्थर फेंकने का साहस नहीं कर सका। भ्रष्टाचार के आरोपी बड़े अफसरों को सस्पेंड करने में देरी नहीं हुई और मंत्रियों को 100 दिन के एजेंडे के साथ मैदान में भेजा गया। योगी की हनक का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि उन्होंने मुकुल गोयल को राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी, इस उम्मीद से कि वो सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लेकिन गोयल साहब जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और योगी ने उन्हें ढोने के बजाय किनारे लगा दिया, जो उनकी शख्सियत की नजीर बना। और यही तो मोदी चाहते हैं, जो काम करे उसे काम दो, जो काम चोरी करे उसे निपटाओ, उसे काम से अलग करो। मोदी अपने अफसरों के साथ साथ मंत्रियों को भी निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में आप देख चुके हैं कैसे उन्होंने बड़े बड़े मंत्रियों को किनारे लगा दिया और मौका उन्हें दिया जो कुछ करने की चाहत रखते थे। शायद यही वजह है कि मोदी को योगी में अपने कामकाज का अक्स दिखता है और इसलिए उनकी उम्मीदें योगी से ज्यादा बढ़ जाती हैं और जब भी मौका मिलता है वो योगी और उनकी टीम को गुरु मंत्र देना नहीं भूलते। इस बार मोदी योगी के साथ डिनर भी करेंगे। मोदी पिछले साल नवंबर में लखनऊ के 3 दिन के दौरे पर आए थे और इस दौरान वो राजभवन में ही रुके थे। तब योगी ने मोदी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। इससे पहले 20 जून 2017 को पीएम ने सीएम आवास पर डिनर में शामिल हुए थे। वो इसमें विपक्ष के नेताओं, धर्मगुरुओं सहित दूसरे खास मेहमान भी बुलाए गए थे। इसे राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी के लिए पेशबंदी के तौर पर भी देखा गया था। लेकिन इस बार का यह आयोजन अलग है क्योंकि पीएम का योगी और उनके मंत्रियों के साथ औपचारिक संवाद होगा। इसके अलावा आइए आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम कहां है। प्रधानमंत्री दरअसल नेपाल जाने वाले। नेपाल के पीएम, आपको याद होगा पिछली बार शेर बहादुर भारत के दौरे पर आए थे। योगी आदित्यनाथ ने उन्हें रिसीव किया था। अगली तस्वीर दिखाऊं कि प्रधानमंत्री मोदी अब उनसे नेपाल में मिलेंगे, ये मुलाकात होगी। जल्दी से आपको बताते हैं कि आखिर नेपाल जाने के मायने क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्यों और किस मकसद के साथ वो नेपाल जा रहे हैं। देखिए जरा, इसके पीछे वजह यह है कि पीएम के नेपाल दौरे के कई बड़े मायने हैं। पहली बात, कूटनीतिक नजरिए से यह बेहद अहम दौरा है और इससे चीन को साफ संदेश देने की कोशिश है। संदेश यह कि भारत नेपाल के रिश्ते काफी गहरे हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक बुनियाद पर टिके हुए हैं रिश्ते। चीन की दखल से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ चूंकि यह दौरा बुद्ध पूर्णिमा के दिन है, इसलिए भी अपने आप में खास हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हिंदुस्तान में हुई थी और उस ज्ञान को उन्होंने दुनिया तक फैलाया। इसलिए प्रधानमंत्री का यह दौरा खास मायने रखता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि कैसे टिकैत जो कहते थे बक्कल तार देंगे, अब उनके अपनों ने ही तार दिए। अपनों ने उतारा टिकैत का मुखौटा। टिकैत को कैसे बाहर कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उरूज टिकैत का। आपको याद होगा जिस दौरान यह आंदोलन कर रहे थे और टस से मस होने को तैयार नहीं थे, तब कहा जा रहा था ये जो आंदोलन है टिकैत का, ये पूरी तरह से सियासी है। अब वही हुआ। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा आपको। अगली तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टीम है ये टिकैत की टीम है। ये आपको टोपियां दिखाई दे रही हैं। अरे ये बीकेयू की टोपियां है, भारतीय किसान यूनियन। टिकैत की एक टीम बाहर हो गई, खुद को अलग कर लिया, टिकैत को बाहर कर दिया। और इसके पीछे वजह इनका कहना है कि टिकैत एक राजनीतिक दल चलाने की कोशिश कर रहे थे। इस संगठन को राजनीतिक संगठन टिकैत ने बना दिया है। देखिए जरा टिकैत को कैसे बड़ा झटका लगा है। जो टिकैत कहते रहे उनका आंदोलन सियासी नहीं है, अब उनके अपने लोग कह रहे हैं टिकैत पूरी तरह से सियासी हो चुके थे। भारतीय किसान यूनियन में 2 टुकड़ों में बंट गई है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर यही बंटवारा हो गया। सोचिए, बीकेयू अराजनैतिक नाम से एक नया संगठन बन गया है। टिकैत के लोगों ने उसी को तोड़कर एक नया संगठन बना लिया है।
राजेश सिंह चौहान इस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान टिकैत बंधुओं पर राजनीति करने का आरोप इन्होंने लगाया है, यानी टिकैत सियासत कर रहे थे। बीकेयू की दशा और दिशा बदलने का आरोप लगाया कि इसका मकसद था किसानों के लिए लड़ना, लेकिन टिकैत चुनाव लड़वाने की तैयारी करने लगे, पैरवी करने लगे सियासतदानों की। कानून वापसी के बाद घर वापसी का वादा था, लेकिन बीकेयू का राजनीतिकरण हो गया, ये खुद उनके साथ के लोग कह रहे हैं। एक दल के लिए प्रचार करवाते थे टिकैत। लखनऊ में 2 दिन असंतुष्ट नेताओं से बाकायदा टिकैत मिलने गए थे। टिकैत चाह रहे थे ये ना हो, बहुत फजीयत होगी, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई, कोई माना नहीं, क्योंकि टिकैत एक्सपोज हो गए थे। डैमेज कंट्रोल में जुटे थे, लेकिन टिकैत असफल रहे। आइए मैं तस्वीर दिखाऊं, राजेश सिंह चौहान है कौन, उनकी तस्वीर जरा दिखाइए, फिर सुनवाएंगे वो क्या कह रहे हैं। ये है राजेश सिंह चौहान, टिकैत के साथ ही रहे, अब अलग हो गए। सुनिए जरा टिकैत पर क्या आरोप लगा रहे हैं। किसान यूनियन अराजनैतिक थी, अराजनैतिक है और आगे रहेगी। 13 महीना और 33 साल मुझे संगठन में काम करते हो गए। मैं 7-8 साल से बराबर कुछ ना कुछ मुद्दों पे मेरे उनके वैचारिक मतभेद बनते रहे, और मैंने उनको समय समय पे संगठन को सही दिशा सही दशा देने की बात कही, पर उन्होंने अपनी हठ दर्बता पे हमारे जैसे तमाम लोगों की बातें नहीं सुनी। 13 महीने आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा ने जीता, जो आपके सामने है। फिर मेरी बात हुई कि अगर सरकार ने बिल वापस कर लिया है तो हमें किसी राजनीतिक दल के पचड़े में नहीं पड़ना। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में उन्होंने पीसी की, पूरे प्रदेश में उन्होंने एक दल विशेष को टारगेट किया और एक दल विशेष को सपोर्ट किया, जो भारतीय किसान यूनियन और महात्मा टिकैत के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत था। माननीय महात्मा टिकैत जी हमेशा हम लोगों को एक शिक्षा दी कि आपको किसी राजनीतिक मंच में नहीं जाना, किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं करना, किसी का चुनाव प्रचार नहीं करना, आपको पूरी तरह अराजनैतिक होकर के काम करना। सरकार किसी की हो, किसान के हित में अगर कोई काम नहीं हो रहे हैं तो उससे आपको लड़ाई लड़के किसान की समस्याओं का समाधान करना। ये क्यों किया राजेश ने, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल उनका कहना है टिकैत सियासी हो गए। क्यों? टिकैत जयंत चौधरी के साथ बैठ रहे थे, ये कहा गया कि पीछे से चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या अगली तस्वीर दिखाई, सिर्फ जयंत चौधरी नहीं, ये टिकैत को आप देख रहे हैं, ये ममता बनर्जी के साथ बैठे हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान सीधे लैंड हो गए थे बंगाल में और बीजेपी को हराने पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, ये मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम के साथ, राकेश टिकैत को आप देख रहे हैं। तो उनके साथ के लोग ये कह रहे थे कि टिकैत दरअसल सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए इस आंदोलन को चला रहे थे, संगठन को चला रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, चंद्रशेखर राव के साथ भी आप देख रहे हैं टिकैत की तस्वीरें। तो इसलिए टिकैत के अपने संगठन में फूट हो गई और टिकैत के लिए बहुत बड़ा झटका है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ